जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो हम मौर्य साम्राज्य के ऑप्शनल मौर्य काल के जो 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व चौथा टॉपिक ले चल रहे थे लूसेंट बुक से ऑप्शनल वाली, तो उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे और लूसेंट का एक्सप्लेन हो गया था और किरण का भी एक्सप्लेन हो गया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पहले जो पृष्ठभूमि थी वो हम बना चुके थे पिछले वीडियो में। आज 41 से 60 तक क्वेश्चन हो गए और किरण बुक का जो मौर्य साम्राज्य है वो कंप्लीट बताया जाएगा। तो 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन कहता है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में एक शिलालेख स्थित है तो देवप्रयाग में, कालसी में, कहाँ स्थित है? या केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो सही ऑप्शन है कालसी में। कहाँ स्थित है? कालसी में। तो ये तो 41वां क्वेश्चन हुआ। अब किरण बुक से देखते हैं एक्सप्लेन। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्थापक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जिसे अमित्र घात भी कहा जाता है वो हुआ। अमित्र यानी बिंदुसार या अमित्र घात के 3 पुत्र थे। सुसीम यानी सुमन भी जिसे कहा जाता है, अशोकवर्धन जिसे प्रियदर्शन भी कहा जाता है, और विगत शोक। 3 पुत्र थे बिंदुसार के, सुसीम, अशोकवर्धन, विगत शोक। मतलब इनका वर्णन आया है, बाकी कितने थे नहीं इसमें जो वर्णन आया। सुसीम, अशोकवर्धन यानी प्रियदर्शन, विगत शोक। फिर अशोकवर्धन प्रियदर्शन जो था वो राजा बना। उसके उत्तराधिकारी हुए महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जलौक, तीवर। कितने उत्तराधिकारी हुए? महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जलौक, तीवर। जलौक, तीवर। 1 2 3 4 5 6। महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जलौक, तीवर। जो ये कुणाल था ये धर्म विवर्धन था, यानी सुयेश्वर ये धर्म में ही ये था, और जलौक था ये कश्मीर में। लेकिन इसका जो राजा हुआ कुणाल हुआ। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल। कुणाल के उत्तराधिकारी हुए 3, बंध्रपालित, दशरथ यानी जिसे विगत शोक कहते हैं, और संप्रति। फिर संप्रति के बाद उत्तराधिकारी हुआ शाल्यशुक। शाल्यशुक के बाद उत्तराधिकारी हुआ देवधर्म वर्मन जिसे देववर्मा कहा जाता है। देववर्मा के बाद में उत्तराधिकारी हुआ शतधनुष, और शतधनुष के बाद में बृहद्रथ। तो फिर एक बार देख लेते हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 321 ईस्वी, 322-21 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया उसने। 322-21 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसका जो पुत्र था बिंदुसार अमित्र घात के नाम से, उसने 298 यानी जब चंद्रगुप्त राजपाट छोड़ गए 298 से, तो 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 298 से 272 ईस्वी तक शासन किया। बिंदुसार अमित्र घात के 3 पुत्र उत्तराधिकारी हुए, सुसीम, अशोकवर्धन और विगत शोक। तो सुसीम को सुमन भी कहा जाता है। सुसीम का एक पुत्र था निग्रोध। कौन था? सुसीम का एक पुत्र था निग्रोध। लेकिन ये तीनों में से राजा कौन बना? अशोकवर्धन प्रियदर्शन। तो जब 272 तक बिंदुसार ने शासन किया तो 269 में अशोकवर्धन राजा बना। 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोकवर्धन ने शासन किया। फिर इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जलौक, तीवर। तो इसमें से कुणाल ने शासन किया 232 ईस्वी से 224 ईस्वी पूर्व तक। 232 तक अशोक ने किया, फिर 232 से 224 ईस्वी पूर्व तक कुणाल ने किया। कुणाल के 3 पुत्र हुए, बंध्रपालित, दशरथ यानी विगत शोक जो था, और संप्रति। तो कुणाल के बाद संप्रति ने शासन किया 224 से 216 ईस्वी तक। जो दूसरा बेटा था कुणाल का, दशरथ विगत शोक, इसने कुणाल के बाद शासन किया 224 से 216 ईस्वी पूर्व तक।
इसके बाद इसका जो दूसरा पुत्र था संप्रति, उत्तराधिकारी दूसरा था संप्रति। संप्रति ने 216 से 232 ईस्वी पूर्व तक किया, मतलब 216 से 212 ईस्वी पूर्व तक किया। फिर आया इसके बाद में संप्रति का उत्तराधिकारी शाल्यशुक। शाल्यशुक ने 207 से 206 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शाल्यशुक ने 207 से 206 ईस्वी पूर्व तक किया। इसके बाद आया देवधर्म वर्मन यानी देववर्मा। देववर्मा ने 206 से 199 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और फिर इसके बाद देववर्मा या देवधर्म वर्मन के बाद में शतधनुष आया, उसने 199 से 191 ईस्वी पूर्व तक किया। और शतधनुष के बाद में बृहद्रथ आया, अंतिम शासक बताया जाता है ये मौर्य वंश का। बृहद्रथ ने 191 से 187 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो ये तो एक चैप्टर हो गई सरसरी दृष्टि से। अब सबसे पहला शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था 382 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धननंद यानी धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की थी। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से वह पंजाब का सम्राट बन बैठा। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंध आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब जो तक्षशिला था वहाँ जो राजवैद था मगध का जीवक, उसने भी यही शिक्षा तक्षशिला में, राजनीतिविद चाणक्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी और बौद्ध विद्वान वसुबंध ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये तो तक्षशिला का वो हुआ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का और जैन एवं बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की नाम का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलूकस के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसमें सेलूकस पराजित हुआ। इसके बाद सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलूकस के बीच संधि हुई और सेलूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। सेलूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने वहां उसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ऐसा मानते हैं प्लूटार्क जो विद्वान हुए हैं उन्होंने माना है। प्लूटार्क ने कहा है कि 500 हाथी उपहार में दिए थे सेलूकस को चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सैंडोकोटस कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया। सेलूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, ग्रेदेसिया यानी तरान प्रांत दिए थे। एरिया यानी काबुल जो आजकल है, अराकोसिया कंधार है आजकल, ग्रेदेसिया यानी तरान प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना यानी कार्नेलिया सेलूकस की पुत्री थी। जो चंद्रगुप्त की एक पत्नी थी हेलेना कार्नेलिया, ये सेलूकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पुरनानूरू से मिलती है। अहनानूरू एवं पुरनानूरू से मिलती है तमिल ग्रंथ। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे: अश्वसेना, हस्तिसेना, पैदल, नौसेना, रथसेना और सैन्य सहायता विभाग। अश्वसेना, हस्तिसेना, पैदल, नौसेना, रथसेना और सैन्य सहायता विभाग। विभागों के अध्यक्ष को आमत्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था।
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरि पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से यानी भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग किया था। सल्लेखना विधि होती जिसमें भूखे प्यासे रहकर शरीर त्यागा जाता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की थी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया। राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में व्यक्त किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम दिया था। पालिब्रोथा। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब है बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जानते थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाईमेकस आया था। बिंदुसार का नाम वायु पुराण में भद्रसार दिया है। यूनानी लेखक इसे अमित्रोकेटस या अमित्रघात कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। बिंदुसार को सिंहसेन। और स्ट्रेबो ने इसे एलिड्रोकेडस कहा है। स्ट्रेबो ने इसे क्या कहा है? एलिड्रोकेडस। जो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबसार था, लेकिन ये है बिंदुसार। बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी तो वो बिंबसार था, ये है बिंदुसार। तो स्ट्रेबो ने बिंदुसार को एलिड्रोकेडस कहा है और चीनी विवरण में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा जाता है। भद्रसार वायु पुराण, अमित्रोकेटस या अमित्रघात यूनानी लेखक, सिंहसेन जैन ग्रंथ, एलिड्रोकेडस स्ट्रेबो, बिंदुपाल चीनी विवरण। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने दार्शनिक यूनानी कानून में इसकी अनुमति नहीं थी, भेजने से मना कर दिया था। एंटियोकस से दार्शनिक और सूखे अंजीर मदिरा मानी तो उसने मना कर दिया दार्शनिक की ऐसा हमारे यूनानी कानून में नहीं है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगलवत्स। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगलवत्स ने ही की थी, जो आजीवक विद्वान था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राजपाल। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था। 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था। आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य ने अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की रचना की। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। तो ये तो बिंदुसार हुए, चाणक्य हुए। अगला राजा है अशोक, 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। देखिए, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया। देवा नाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया।
पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया। पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया अशोक को। बाब्र शिलालेख में पियदस्सी कहा गया। और मास्की गुर्जरा नेत्रु उदयगोलम अभिलेख, इन्हें मास्की गुर्जा नेतुर उदयगेलम में अभिलेख में अशोक कहा गया। तो ये नाम अलग अलग हैं। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य, पुराण में अशोकवर्धन, पियदर्शी कहा गया बाब्रू शिलालेख में, और मास्की गुर्जरा नेतुर उदयगोलम अभिलेख में अशोक कहा गया। 261 ईस्वी पूर्व में नंदराज का शासन था कलिंग में। हाथियों के लिए कलिंग प्रसिद्ध था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय की थी, जब नंदराज का शासक था कलिंग पर। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जो है ये धर्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लायन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। सारनाथ में तो है ही लायन कैपिटल जो है, उसके अलावा जो भी फरमान जारी किए गए उसमें भी उत्कीर्ण मिलते हैं चक्र। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया था अशोक ने। अशोक की करनीत की जानकारी रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है। रुमिनदेई अभिलेख करनीत। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। 12 बर पहाड़ी पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। असंधमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। अशोक की एक अन्य पत्नी नाग देवी से उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे। अशोक की एक और कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था और असंधमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। एक पत्नी और थी नाग देवी, जिसके पुत्र पुत्री कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा, जो विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी। जो नाग देवी थी, महेंद्र और संघमित्रा की मम्मी, वो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। प्रादेशिक, रजुक और युक्तक ये सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राज्य निरीक्षण के लिए जाते थे। प्रादेशिक, रजुक और युक्तक ये सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राज निरीक्षण के लिए जाते थे। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत देखिए। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने को ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया, जो अशोक के धम्म के नाम से जाना गया। उसके मुख्य सिद्धांत थे जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सत्य, शुभ कर्म, धार्मिक सहनशीलता आदि ये अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत थे। अशोक के राज्य आदेश, अगली हेडिंग है अशोक के राज्य आदेश। अशोक ने अपनी प्रजा के प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों एवं गुफाओं पर राज्य आदेश खुदवाए। ये आदेश अशोक के साम्राज्य के 30 भिन्न स्थानों पर मिले हैं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख, इनमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा है।
शिलालेख जैसे 14वां शिलालेख, 2 लघु शिलालेख वाले राज्य देश, 2 कलिंग राज्यादेश, बाबरू राज्यादेश, ये शिलालेखों में है। 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख वाले राज्य आदेश, 2 कलिंग राज्य आदेश, भाब्रू राज्य आदेश। स्तंभ लेख में 3 प्रकार के हैं, 7 स्तंभ राज्य आदेश, लघु स्तंभ राज्य आदेश, तराई के स्तंभ लेख, ये 3 प्रकार के राज्य हैं। गुफा लेख जो गया के पास 12 बर की पहाड़ियों के 3 गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं, ये गुफा लेख हैं। 12 बर की पहाड़ियों के 3 गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं, ये गुफा लेख। तृतीय बौद्ध संगीत के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी अशोक के शासनकाल में, तो उसके बाद उसने धर्म प्रचार के लिए भेजे गए लोग थे महेंद्र एवं संघमित्रा, तो इसने तो श्रीलंका को इनको भेजा। रक्षित जो था इसको उत्तरी कनारा में भेजा, उत्तरी कनारा में। महादेव नामक का प्रचारक था, इसे मैसूर में भेजा। कहाँ भेजा? मैसूर में। और मज्झांतिक जो था, मज्झांतिक को कश्मीर गंधार में भेजा। धर्म रक्षित जो प्रचारक था, धर्म रक्षित प्रचारक जो था, इसे पश्चिमी भारत में भेजा, धर्म रक्षित। मंझिम जो था इसे हिमालय पर भेजा, मंझिम को हिमालय पर भेजा, मंझिम जो था इसे हिमालय पर भेजा। महाधर्म रक्षित प्रचारक जो था इसे महाराष्ट्र, और महारक्षित जो था इसे यवन राज्य में भेजा। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, रक्षित उत्तरी कनारा, महादेव मैसूर, मंझांतिक कश्मीर गंधार, धर्म रक्षित पश्चिमी भारत, मंझिम हिमालय, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महारक्षित यवन राज्य। तो ये तो तृतीय बौद्ध संगीत के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। अगला है अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट प्रमुख अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष हैं उनको क्या क्या है? जैसे लक्षणाध्यक्ष मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था, पौतवा अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष कहलाता था। वैश्याओं का अध्यक्ष गणिका अध्यक्ष कहलाता था। जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था। बंदरगाहों का अध्यक्ष पत्तन अध्यक्ष कहलाता था। धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष देवता अध्यक्ष कहलाता था। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। धातु विभाग का अध्यक्ष लोहा अध्यक्ष कहलाता था। पशुधन विभाग का अध्यक्ष सुवर्णा अध्यक्ष कहलाता था। राजकीय धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष शुल्का अध्यक्ष कहलाता था। चारागाहों का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष। बूचड़ खाने का अध्यक्ष सुन्ना अध्यक्ष। वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष पांड्य अध्यक्ष। रुई कातने कपड़ा बुनने के अध्यक्ष का संचालन करने वाला सूत्रा अध्यक्ष। तो ये तो कुछ अध्यक्ष थे। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल, पौत्याध्यक्ष मापतौल, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का अध्यक्ष, नावाध्यक्ष जहाजरानी विभाग, पत्तन अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष धातु विज्ञान, सुवर्णा अध्यक्ष पशुधन विभाग, शुल्का अध्यक्ष राजकीय धन जुर्माना आदि, विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुचड़खाने का अध्यक्ष, पान्याध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष रुई कातने कपड़ा बुनने के अध्यक्ष। तो ये तो अध्यक्ष हैं। अच्छा, मौर्यकालीन शिलालेख कुछ आए हैं, इनको बाद में देख लेंगे, पहले एक कॉलम वाले। अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य। अशोक का उल्लेख मास्की, नेतूर, गुर्जरा और उदयगोलम अभिलेख में है। मास्की, नेतूर, गुर्जरा, उदयगोलम अभिलेख में है। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया तथा जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। बैराट का अभिलेख कनिंघम कलकत्ता लाया। बैराट का अभिलेख
कनिंघम जो था वो कलकत्ता लाया। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेख। अगला टॉपिक है अशोक के शिलालेख। देखिए अशोक के शिलालेख 14 बृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख भी हैं, पृथक शिलालेख हैं, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो इतने ऐसे ऐसे शिलालेख हैं। 14 बृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख भी हैं, पृथक शिलालेख भी हैं, बृहद स्तंभ लेख भी और लघु स्तंभ लेख भी हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी या ब्राही लिपि में लिखे गए। 2 बृहद शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। 2 जो बृहद शिलालेख हैं मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कंधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में लिखे गए हैं। कंधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कंधार को छोड़कर शेष सभी जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कंधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लैम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया है जो आर्मेयिक भाषा में है। लैम्पाक आर्मेयिक भाषा में। इलाहाबाद स्तंभ जो कौशाम्बी से लाया गया था, इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। कौशाम्बी से लाया गया था इलाहाबाद अकबर द्वारा, तो इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। बृहद शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की कुल संख्या 13 जो 10 स्तंभों पर अंकित है। 4 लघु स्तंभ लेखों में से एक को रानी का लेख कहा जाता है जो इलाहाबाद में है। 4 लघु स्तंभ कितने हैं? 4। तो 4 लघु स्तंभ हैं, तो उनमें से एक रानी का लेख कहा जाता है जो इलाहाबाद में है। विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों में पाए गए हैं। विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों में पाए गए हैं। अशोक के स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण पशु अभिलेख जो लौरिया नंदगढ़ में है उस पर एक सिंह उत्कीर्ण है। रामपुरवा में है उस पर भी एक सिंह है। सारनाथ में 4 सिंह हैं, सांची में भी 4 सिंह हैं। सारनाथ और सांची में 4 सिंह और लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा में 1 सिंह। अशोक के स्तंभ एकास्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। सांची का जो स्तूप है जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, बरहुत का स्तंभ जो सतना मध्य प्रदेश में है, तथा सारनाथ का स्तंभ जो धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश, भरतहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश तथा सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर यानी मोर था। रुमिनदेई और निगाली सागर दोनों नेपाल में हैं। स्मारक स्तंभ नेपाल में हैं। जो नेपाल में हैं रुमिनदेई और निगाली सागर स्मारक स्तंभ लेख हैं। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा। 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है। स्तंभ लेखों में 7वां और शिलालेखों में 13वां सबसे बड़ा है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। राज्याभिषेक से पाद्रेटी पैंथेलर ने 1750 में राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। सोह गौरा तथा महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। बाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है।
अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। फ्लीट जो है अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। रोमिला थापर ने बताया कि धम्म जो है अशोक का अपना आविष्कार था। अब अगली हेडिंग है मौर्य प्रशासन। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित को नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद दी जाती थी। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद दी जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा गया है। तीर्थों के अध्यक्ष को महापात्र कहा जाता था। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी चलाता था। कुमार या आर्यपुत्र। विषय यानी जिला विषय पद के अधीन होता था। जिले को विषय कहते थे। ये विषय पद के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी जो 10 गांवों का शासन संभालता था। सबसे छोटी इकाई गोप, 10 गांवों का शासन। समाहर्ता के अधीन प्रद्रेष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। प्रदेष्ट नामक अधिकारी जो स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य करती थी। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। 6वीं समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय कर के रूप में वसूलती थी। प्रथम उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ व्यापार वाणिज्य, 5वीं निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और 6ठी विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय के रूप में वसूलना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतपाल होता था। अंतपाल। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था कंटक शोधन, दूसरा था धर्मस्थीय। कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय था और धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थीय ये दीवानी न्यायालय। नगर न्यायाधीश को व्यापारिक महापात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। नगर न्यायाधीश को व्यापारिक महापात्र और जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे: धर्म, व्यापार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यापार और चरित्र और शासन। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर गूढ़ पुरुष थे। 2 प्रकार के गुप्तचर थे जिन्हें गूढ़ पुरुष भी कहते थे। कौन कौन 2 प्रकार के थे? एक थे संस्था वाले और एक थे संचार वाले। संस्था वाले एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करते थे जबकि संचार वाले घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। स्त्री गुप्तचर भी थीं जिन्हें व्रसली या भिक्षुकी तथा परिवारजक कहा जाता था। व्रसली, भिक्षुकी या परिवारजक। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। अदेव मात्रक मुख्य कृषि भूमि। अदेव मात्रक ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके उसे अदेव मात्रक कहते थे या मुख्य कृषि भूमि कहते थे। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थीं जिन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी।
मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की मुहर, चांदी की आहत मुद्राएं। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। निजी खेती करने पर बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य कर, हिरण्य कर अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। हिरण्य कर। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय। एग्रोनोमई मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी कहा जाता है। एग्रोनोमई मार्ग, एग्रोनोमई जो थे वो मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी होते थे। दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिमा कहा जाता था। 10 स्टेडिया, ये दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिया कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख इत्यादि आने के कारण दक्षिण से व्यापार अधिक लाभदायक था। मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। रोम, फारस, सीरिया, मिस्र। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त तथा पश्चिमी तट पर सोपरा एवं भड़ौच यानी भृगुकच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त एवं तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ौच यानी भृगुकच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। ब्याज जो था उसे रूपिका या परीक्षण। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता। व्यापारियों की श्रेणी को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या हुए? अगली हेडिंग है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अशोक के दुर्बल अधिकारी, ये कारण था। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह हो गया, राज्यपालों का अत्याचार हो गया जनता पर, आंतरिक विद्रोह हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, विशाल साम्राज्य, धन का अभाव, गुप्तचर विभाग का अभाव, सैनिक शक्ति का क्षीण होना। तो ये तो मौर्य साम्राज्य एंड हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ और भी बातें हैं। जैसे मौर्य प्रशासन क्या होता था? केंद्रीय अधिकारी तंत्र सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। ये 18 थे जो निम्नलिखित हैं। पहला होता था आमत्य, आमत्य, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, दंडपाल, आटविक, अंतपाल, दौवारिक, आंतरवर्षिक, नागरिक या पौर, दुर्गपाल, युवराज, सेनापति, मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो ये 18 जो थे ये क्या थे? ये उच्च अधिकारी थे जिन्हें तीर्थ कहते थे। आमत्य जो था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। पुरोहित जो था प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। आटविक वन विभाग का प्रधान। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दौवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला। आंतरवर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। आंतरवर्षिक। नागरक यानी पौर नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। और मंत्री परिषद अध्यक्ष यानी परिषद का अध्यक्ष। तो ये तो 18 तीर्थ हुए, अधिकारी हुए। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य वंश कंप्लीट कर दिया। और मौर्य वंश के बाद जो प्रांतीय शासन किसमें किसमें बटा था? उत्तर पथ अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिण पथ प्राची। उत्तर पथ में तक्षशिला आता था। अवंती राष्ट्र में उज्जैनी, कलिंग में तोसली, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र। तो इस तरीके से और आया है मौर्यकालीन शिलालेख। तो शिलालेख जो हैं
शाहबाजगढ़ी वाला शिलालेख 1836 में इसकी खोज हुई, जिसकी खरोष्टी लिपि है। मानसेहरा 1889 में इसकी खोज हुई, जिसकी खरोष्टी लिपि है। गिरनार 1822 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। धौली 1837 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। कालसी 1837 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। जौगढ़ 1850 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। सोपारा 1882 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। एरागुड़ी 1916 में खोज हुई, ब्राह्मी लिपि। तो ये तो लिपि और खोज हुई मौर्यकालीन शिलालेख। शाहबाजगढ़ी 1836 खरोष्टी लिपि। मानसेहरा 1889 खरोष्टी लिपि। गिरनार 1822 ब्राह्मी। धौली 1837। कालसी 1837। जौगढ़ 1850। सोपारा 1882। एरागुड़ी 1916। ये सभी ब्राह्मी लिपि में है। स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख भी हैं। अशोक के स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद में। दिल्ली टोपरा जो है दिल्ली में। दिल्ली मेरठ वाला स्तंभ लेख दिल्ली में। रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख चंपारण बिहार में। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में। तो ये जो अभिलेख हैं ये हुए। आगे अशोक के शिलालेख और उनके विषय हम अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट अगला जो चैप्टर आएगा वो मौर्य वंश के बाद के शासक हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन लूसेंट बुक के। 20 क्वेश्चन देखेंगे। 41वां हो गया। 42वां है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, अभी हमने बताया था, जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय और अशोक क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। अशोक शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने शेलुकश को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में, हाइडे स्पीज युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में अधिकांश जो उसके अभिलेख हैं प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। और 50वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में। जबकि जैन और बौद्ध जो हैं वो क्षत्रिय मानते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू का साम्राज्य का। तो 1, 3, 4 सही है। अर्थात उन्होंने सांस्कृतिक कला व साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन का विकास किया और हिंदू कुश तक साम्राज्य किया। लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलते थे मौर्य साम्राज्य में, चलते थे चांदी के सिक्के। तो 2 वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 52वां क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको सही आप क्या होगा इनके बारे में? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। 53वां क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा व 13वां। वो शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं अभिलेख शिलालेख, वो दूसरे और 13वें हैं। 54वां क्वेश्चन, अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। 2, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ये ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। 55वां, किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख से। किससे? मास्की अभिलेख में जो राज्य आदेश है तो उसमें अशोक का नाम उल्लेख होता है।
56वां क्वेश्चन है, कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, सही है। ये अखंड हैं, ये भी सही है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये अखंड है, बढ़िया पालिश है, सैफ्ट सुंडाकार है। 57वां क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने की, अशोक ने। 58वां है, उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ जो था, मतलब ये प्रशासन बताए गए प्रांतीय प्रशासन। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। 60वां और आज का लास्ट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। निग्रोध ही इसके पुत्र का पुत्र था, तो इससे प्रभावित होकर निग्रोध जो था, निग्रोध जो था ये सुसीम का पुत्र था, अर्थात इसका भतीजा जो था निग्रोध, उससे प्रभावित होकर इसने उपगुप्त से दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। तो इस तरीके से ये 60 तक क्वेश्चन हुए और मौर्य साम्राज्य का पूरा विवरण हो गया, केवल एक टॉपिक छूटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।